हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव श्वसन तंत्र। श्वसन क्या होता है इसके बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं मनुष्य में पोषण, इसके अलावा पोषण क्या होता है, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानव श्वसन तंत्र। देखिए, श्वसन क्या होता है। जितने भी जीव होते हैं उनको अपनी शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की जो आवश्यकता की पूर्ति है वो कहाँ से होती है? भोजन से होती है। ये चीज़ हम सभी जानते हैं। तो देखिए, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जो जीव अपने भोजन के रूप में लेते हैं, उनके ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या होता है? श्वसन होता है। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर सकते हो कि श्वसन क्या होगा? खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या होगा? श्वसन कहलाएगा। और श्वसन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। देखिए, श्वसन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का। फर्स्ट जो होता है वो होता है वायवीय श्वसन, जिसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। और सेकेंड जो होता है वो क्या होता है? अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो श्वसन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। फर्स्ट जो है वो क्या होता है? वायवीय श्वसन। और सेकेंड जो टाइप है श्वसन की वो क्या होती है? अवायवीय श्वसन। तो नॉर्मली हम ये सभी जानते हैं कि हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेते हैं, इसीलिए ये बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कौन पूरी करता है? कार्बोहाइड्रेट पूरी करता है। तो यहाँ पे जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइजेशन के द्वारा या फिर पाचन के द्वारा उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लूकोज में। और फिर उसका क्या होता है? फिर उसका ऑक्सीकरण होता है जब हम श्वसन करते हैं, और फिर हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो यहाँ से देखिए, वायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है? यदि ग्लूकोज का विखंडन किसकी उपस्थिति में हो? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। तो ये चीज़ आपके क्लियर होगी यहाँ से। देखिए, वायवीय श्वसन का मतलब ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज का विखंडन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये क्या बनाएगा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्लस क्या बनेगा? 36 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके? एनर्जी के। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट। तो इस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए यहाँ से कि वायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है? यदि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसको हम क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन, जो नॉर्मली हमारी बॉडी में होता है। देखिए, नेक्स्ट है आपका अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन क्या होगा? देखिए, यदि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। कई बार हमारी बॉडी में अवायवीय श्वसन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज़्यादा हम क्या करते हैं? ज़्यादा दौड़ते हैं, या फिर कोई भी भारी वेट अपन क्या करेंगे? उठाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली हमारी बॉडी को मिल नहीं पाती। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपका जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैक्टिक एसिड। क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। आप साथ साथ नोट कर सकते हो इनको। लैक्टिक एसिड क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। देखिए, अवायवीय श्वसन का मतलब जब ग्लूकोज का विखंडन किसकी उपस्थिति में हो? किसकी अनुपस्थिति में हो?
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन। और ये श्वसन कब होता है, जब हम ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, इसके अलावा जब हम ज़्यादा दौड़ते हैं, इसके अलावा हम ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी में होने वाला जो श्वसन होगा वो क्या होगा, अवायवीय श्वसन। और ऐसी कंडीशन में अवायवीय श्वसन के दौरान जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। और ये लैक्टिक एसिड हमारी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनमें क्या होता है, जमा होने लगता है, जिससे हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द होता है। अगला जो है, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अवायवीय श्वसन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, यदि हम एग्जाम्पल लें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, यीस्ट का। देखिए यीस्ट क्या होते हैं, यीस्ट जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। और यीस्ट में जो श्वसन होता है वो क्या होता है, अवायवीय श्वसन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन या फिर किण्वन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, किण्वन या फिर फर्मेंटेशन। देखिए क्या होता है, ग्लूकोज, जो यीस्ट होते हैं वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अब्सेंस में, O2 की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं, एथेनॉल में। किस में कन्वर्ट करते हैं, एथेनॉल में। तो इसकी आप रिएक्शन लिख सकते हो कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की अब्सेंस में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एथेनॉल बनाएगा। कौन बनाएंगे, यीस्ट बनाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन या फिर किण्वन। अब अगला जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है आपका मानव में श्वसन, जो आपका मेन टॉपिक है। और किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें बनते हैं, यहाँ से आप इस चीज़ को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए मनुष्य में एक कंप्लीट श्वसन तंत्र होता है, एक पूरा श्वसन तंत्र होता है, जिसको डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। यदि हम उन डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो देखिए श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका मुख, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नासाद्वार। क्या कहते हैं, नासाद्वार या फिर नॉस्ट्रिल्स। नासाद्वार या फिर नॉस्ट्रिल्स। नासाद्वार के बाद अगला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, मुख। उसके बाद ग्रसनी, जो हम पाचन तंत्र में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ग्रसनी के बाद श्वास नली। आप साथ साथ डायग्राम में देख सकते हो। श्वास नली के बाद क्या आता है, श्वसनी। श्वास नली के बाद क्या आता है, श्वसनी। और श्वसनी के बाद क्या आएगा, श्वसनी के बाद आएगा श्वसनिका। और श्वसनिका के बाद क्या होगा, कूपिकाएं। और उसके बाद आते हैं आपके फेफड़े, लंग्स। और उसके बाद आता है डायफ्राम, जिसको मध्यपट भी कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, डायफ्राम, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्यपट। देखिए श्वसन तंत्र को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नासाद्वार, उसके बाद मुख, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद श्वसनी, और उसके बाद श्वसनिका, उसके बाद कूपिकाएं, फेफड़े और डायफ्राम। तो सबसे पहले हम बात करें नासाद्वार की। देखिए श्वसन तंत्र का सबसे प्राथमिक अंग होता है क्या, नासाद्वार। क्या होता है, नासाद्वार, जो एक जोड़ी के रूप में शरीर से क्या होता है, बाहर स्थित होते हैं। और जो नासाद्वार होते हैं उनमें थिन हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जो एयर को फिल्टर करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। जिससे जो प्योर एयर होती है वही आपके मुख में या फिर ग्रसनी में क्या कर पाती है, प्रवेश कर पाती है। तो नासाद्वार का मेन जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, एयर को फिल्टर करना। नासाद्वार श्वसन तंत्र का क्या होगा, प्राथमिक अंग होगा, जो एक जोड़ी के रूप में शरीर से क्या होगा, बाहर स्थित होगा। उसके बाद जो आता है वो क्या होता है, मुख। देखिए मुख जो है
वो आपके नोस्ट्रिल की तरह ही वर्क करता है। कहने का मतलब कि हम नासाद्वार के साथ साथ मुख से भी क्या कर सकते हैं, श्वसन क्रिया कर सकते हैं। मुख से भी श्वास लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखिए मुख से जो वायु अंदर ली जाती है वो नासाद्वार की कंपेयर में क्या होती है, इम्प्योर होती है, अशुद्ध होती है। ये दोनों में क्या होता है, मेन डिफरेंस होता है। उसके बाद वाला जो ऑर्गन आता है वो क्या आता है, ग्रसनी। उसके बाद वाला ऑर्गन क्या होता है, ग्रसनी होता है, जो हम जानते हैं कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ग्रसनी भोजन और वायु दोनों का क्या होती है, सहमार्ग होती है। और यहाँ पे एक फ्लिप लगा होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहेंगे उसको, एपिग्लोटिस। देखिए एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस एक स्विच की तरह वर्क करता है। ग्रसनी से आगे आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो यहाँ पे जुड़ी होती है ग्रास नाल के माध्यम से। तो क्या होगा, एपिग्लोटिस जैसे ही हम श्वास को अंदर लेंगे तो ये आहार नाल को या फिर फूड पाइप को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। और जैसे ही हम क्या करेंगे, भोजन को अंदर निगलेंगे तो ये श्वास नली को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। कौन, एपिग्लोटिस। ये इसका मेन फंक्शन होता है। आगे देखिए श्वास नली। श्वास नली अबाउट 5 इंच लॉन्ग होती है, 5 इंच लंबी होती है। और श्वास नली जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो, श्वास नली के चारों तरफ सी आकार के क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, जो इसको चिपकने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि श्वास नली के चारों ओर पाए जाने वाले जो सी आकार की रिंग होती हैं, वलय होती हैं, उनकी क्या भूमिका यहाँ पे होती है। तो इनका मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है श्वास नली को चिपकने से रोकना। इसके अलावा यदि हम बात करें, देखिए श्वास नली के अंदर क्या होते हैं, थिन हेयर पाए जाते हैं, जैसे आपके नासाद्वार में होते हैं, जिनको हम कहते हैं सीलिया। उन थिन हेयर को हम क्या कहेंगे, सीलिया। उन थिन हेयर को हम क्या कहते हैं, सीलिया। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे ज़्यादा धूम्रपान करते हैं तो सीलिया जो है वो क्या होते हैं, जल जाते हैं, जिससे इम्प्योर एयर जो है वो आपकी लंग्स में प्रवेश करती है, जिससे लंग्स का इन्फेक्शन जो है वो क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है लंग्स में, जिससे आपको काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोंकाइटिस है, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। देखिए सीलिया का मेन फंक्शन क्या होता है, एयर को फिल्टर करना। तो ये एयर को सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी श्वास नली होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो धूम्रपान की वजह से क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है। तो उसका जो आंसर है वो हम क्या देंगे यहाँ से, कि हम जानते हैं कि सीलिया में जो आपकी श्वास नली होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो धूम्रपान, अत्यधिक धूम्रपान की वजह से क्या होते हैं, जलने लगते हैं या जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिससे इम्प्योर एयर जो है हमारे लंग्स में क्या होती है, इंटर करती है, जिससे लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इसका शॉर्ट में हम आंसर दे सकते हैं। आगे देखिए श्वास नली आगे जाकर के 2 पार्ट्स में क्या होती है, जैसे ही ये वक्ष गुहा में इंटर करेगी, चेस्ट कैविटी में इंटर करेगी, तो ये 2 पार्ट्स में क्या हो गई, डिवाइड होगी, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो। और 2 पार्ट्स जो हैं ये क्या कहलाएंगे, श्वसनी, जिसको हम कहेंगे ब्रोंकाई। इन पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे। और ब्रोंकाई अपने अपने लंग्स में, अपने अपने फेफड़ों में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करने के बाद देखिए, प्रवेश करने के बाद ये बार बार फर्दर डिवाइड होती है, बार बार क्या होती है, विभाजित होती है, जिसे हम कहेंगे श्वसनिका। जैसा आप डायग्राम में मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखा है इसको, जिसको हम क्या कहेंगे, श्वसनिका। और फिर श्वसनिका भी क्या होगी, बार बार डिवाइड होगी। श्वसनिका भी डिवाइड होकर के एक ट्री के समान स्ट्रक्चर बनाती है, और इस ट्री के समान स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, कूपिकाएं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में गैसों का जो एक्सचेंज होता है, गैसों का जो आदान प्रदान होता है, वो किसके माध्यम से होता है, कूपिकाओं के माध्यम। जैसे अपने प्लांट में पढ़ा था ना, जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था कि प्लांट में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा, जिसको हम रंध्र कहते हैं। वैसे ही
मानव शरीर की यदि हम बात करें तो मानव शरीर में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है? कूपिकाओं के माध्यम से। और कूपिकाएं हैं वो किससे कनेक्टेड होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं? कूपिकाएं जुड़ी होती हैं रुधिर वाहिनियों से। किससे जुड़ी होती हैं? रुधिर वाहिनियों से। और वहाँ से ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका में क्या कर दिया जाता है? पहुँचा दिया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है उसको उच्च श्वसन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस होती है अपने फेफड़ों की, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मुख नासाद्वार, उसके बाद में मुख, उसके बाद में ग्रसनी और उसके बाद में श्वास नली। श्वास नली दो भागों में डिवाइड होती है वक्ष गुहा में जाकर, और फिर ये दोनों भाग क्या कहलाएंगे? श्वसनी। फिर श्वसनी आगे फेफड़ों में जाकर के बार बार डिवाइड होती है, जिसको हम कहते हैं श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं भी क्या होती हैं? बार बार डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर के एक पेड़ के समान संरचना बनाएंगी। उस संरचना को हम क्या कहेंगे? कूपिकाएं। और कूपिकाएं जुड़ी होंगी किससे? असंख्य रुधिर वाहिनियों से। अबाउट 30 मिलियन कूपिकाएं होती हैं। कितनी कूपिकाएं होती हैं? 30 मिलियन। देखिए, फेफड़े जो हैं वो कितने संख्या में कितने होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं जिनका वॉल्यूम, जिनका आयतन क्या होता है? सेम होता है, लेकिन दोनों का आकार जो है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्यों होता है? देखिए, आकार डिफरेंट। आपका जो दायां फेफड़ा है वो क्या होता है? लंबाई में कम, लेकिन चौड़ाई में क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसी तरह से आपका जो बायां फेफड़ा होता है वो लंबाई में ज़्यादा और चौड़ाई में क्या होता है? कम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है? आपका हृदय स्थित होता है, हार्ट स्थित होता है। इसकी वजह से बाएं फेफड़े की जो चौड़ाई है वो क्या होती है? कम होती है। फेफड़े किसके बने होते हैं? फेफड़े बने होते हैं किसके? स्पंजी ऊतकों के। किसके बने होते हैं? स्पंजी ऊतकों के। इसके अलावा आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि बायां फेफड़ा जो है वो 2 खंडों में क्या होता है? डिवाइड होता है। और दायां फेफड़ा जो है वो कितने खंडों में डिवाइड होता है? 3 खंडों में क्या होता है? डिवाइड होता है। देखिए, श्वसन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से मानव शरीर में होती है उसको अभी हम समझने वाले हैं। देखिए, अंदर वायु को शरीर के अंदर प्रवेश करवाना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन। क्या कहलाता है? अंतः श्वसन। शरीर में वायु को, ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर लेना क्या कहलाएगा? अंतः श्वसन कहलाएगा। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। यहाँ से देखिए, अंतः श्वसन का मतलब ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाएगा? अंतः श्वसन। और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को शरीर के बाहर निकालना क्या होगा? उच्च श्वसन। क्या होगा? उच्च श्वसन। क्या कहलाएगा? उच्च श्वसन। तो ये चीज आप साथ साथ नोट करते जाइए। देखिए, जैसे ही हम अंतः श्वसन में ऑक्सीजन को क्या लेंगे? अंदर लेंगे, तो ऑक्सीजन श्वास नली से होती हुई कहाँ पे आएगी? आपके श्वसनी से होती हुई श्वसनिका में, फिर कहाँ पे आती है? कूपिकाओं में। तो जैसे ही कूपिकाओं में ऑक्सीजन आएगी तो कूपिकाएं किससे कनेक्टेड होती हैं? रुधिर वाहिनियों से। जैसे ही आप अंदर ऑक्सीजन को लोगे, अंतः श्वसन करोगे, तो ऑक्सीजन का जो दबाव होगा वो दबाव क्या होगा? अत्यधिक होगा। दबाव क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन का प्रेशर अधिक होने की वजह से आपका जो रक्त है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में छोड़ देगा? कूपिकाओं में। और कार्बन डाइऑक्साइड उच्च श्वसन के माध्यम से आपके शरीर से क्या निकाल दी जाती है? बाहर निकाल दी जाती है। देखिए, फेफड़े किस पे टिके होते हैं? ये चीज़ एक बार दोबारा से आप इसको नोट कीजिएगा। देखिए, अंतः श्वसन में ऑक्सीजन समृद्ध वायु को हम क्या करते हैं? फेफड़ों में अंदर प्रवेश कराते हैं। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन कूपिकाओं के पास पहुंचेगी, उसका प्रेशर जो है वो क्या होगा? अधिक होगा। और अत्यधिक प्रेशर की वजह से आपका जो रक्त है, कूपिकाएं किससे कनेक्टेड होती हैं? कूपिकाएं कनेक्टेड होती हैं किससे? रुधिर वाहिनियों से। और ऑक्सीजन का दबाव अधिक होने की वजह से आपका रुधिर किसको ग्रहण कर लेगा? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में थी वो किस में आ जाएगी? कूपिकाओं में। और उसको उच्च श्वसन के माध्यम से शरीर से क्या निकाल दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे ही हम अंतः श्वसन करते हैं,
श्वसन करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी भी क्या होती है, वक्ष गुहा भी गति करती है, और आपका जो उदर गुहा है वो भी क्या करती है, गति करती है। तो किस प्रकार की गतियां यहाँ पे होती हैं, देखिए जैसे ही हम अंतर श्वसन करेंगे वायु अंदर फेफड़ों में क्या होगी, प्रवेश करेगी, फेफड़ों का आयतन क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़े किस पे टिके होते हैं, डायफ्राम पे। किस पे टिके होते हैं, डायफ्राम पे टिके होते हैं। डायफ्राम पे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, और डायफ्राम किधर गति करेगी, नीचे की ओर। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो अच्छे से कि अंतर श्वसन में डायफ्राम किधर मूव होती है, नीचे की ओर, और आपकी चेस्ट कैविटी किधर मूव होती है, बाहर की ओर। दूसरा, यदि हम इसके ऑपोजिट देखें तो उच्च श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलती है, बाहर निकलती है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी आपके फेफड़ों का जो आयतन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। तो फेफड़ों का आयतन डिक्रीज होगा, कम होगा, तो आपकी जो वक्ष गुहा है वो अंदर की ओर गति करेगी, और डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की ओर गति करेगा। तो ये चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ से अगले सेशन में हम आगे के जो आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं, फॉर एग्जांपल परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।